नमस्कार, यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेंद्र रत्नू ईएनटी हॉस्पिटल, विद्याधर नगर, जयपुर। डॉक्टर रत्नू, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। आप कानों की डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस कर चुके हैं, राजस्थान के टॉप एयर सर्जन्स में से हैं। तो कानों से ही हम लोग बात करते हुए पूछेंगे आपसे, बहरापन क्या होता है, क्योंकि बहरेपन की भी कई परिभाषाएं होती हैं। बहरेपन को अगर हम सब्जेक्टिवली क्लासिफाई करें, उसका वर्गीकरण करें, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बहरापन होता है। लेकिन वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है जी। सर्विसेबल हियरिंग, अगर कोई व्यक्ति का बहरापन इस हद तक है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे बाधा आ रही है, तो हम उसे डेफनेस, सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन ऑफ डेफनेस देंगे। जी। फिर हम, जब वो पेशेंट हमारे पास आता है, व्यक्ति आता है मेडिकल हेल्प लेने के लिए कि मुझे सुनाई कम देने लगा है, तो हम उसको फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं उसका, और उसकी फिर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिग्री जो डेफनेस की होती है, बहरेपन की, उसको हम उसका वर्गीकरण करते हैं। उसका जो प्रयोजन है वो यह है कि माइल्ड जो डेफनेस है वो एक तरीके से ठीक की जाती है, मॉडरेट डेफनेस के अपने कारण होते हैं, उनके अपने निदान हैं, उनके अपने उपचार हैं, और सीवियर डेफनेस के अपने कारण होते हैं, उनके अपने उपचार होते हैं। बच्चों में भी बहरापन अक्सर देखा जाता है, तो हम लोग बिल्कुल छोटे बच्चे से शुरू करें। कई बार होता है कि बच्चा बहरा होता है लेकिन बच्चा साल भर का हो जाता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता। ऐसा पहली बात तो क्यों होता है, और माँ बाप ये चीज को कैसे जाने कि हमारे बच्चे को दोनों कान से बराबर सुनता है और ठीक सुनता है? जन्मजात बहरेपन के कारण माँ बाप नहीं पता लगा सकते। उसके लिए जो शिशु रोग विशेषज्ञ जिसके पास उस बच्चे की डिलीवरी है, उसे थोड़ा संवेदनशील और थोड़ा सा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्मार्ट होना पड़ेगा, और हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, उसे संदेह रखना पड़ेगा कि यदि बच्चे को बहुत लंबे समय तक पीलिया रहा है, या जन्मते ही उसे कोई मलेरिया या टाइफॉइड, इस तरह की कोई लंबी रोग उसे हुआ है, तो उस बच्चे की बहुत संभावना हो जाती है कि उसकी कानों की नसें जो हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाएं। तो उस स्थिति में पीडियाट्रिशियन को ही उस स्तर पर ही इंटरवीन कर देना चाहिए, दखल दे देना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि बच्चा एक ही कान से बहरा हो या दोनों से जरूरी होना है साथ? आमतौर पे जो जन्मजात बहरापन होता है वो दोनों कानों का होता है, क्योंकि उसमें नसें जब शिथिल होती हैं तो वो एक तरफ नहीं होती हैं, दोनों तरफ होती हैं। एक्वायर्ड डेफनेस, जो कि 2-3 साल के बाद में कान के बहने से बनती है, वो एक कान में हो सकती है, वो फिर एक अलग, बिल्कुल ही अलग बीमारी है। हम पहले जन्मजात डेफनेस की बात कर लें। जन्मजात डेफनेस या तो पीडियाट्रिशियन पकड़ेगा या संवेदनशील माँ बाप पकड़ेंगे। उसको 2 या 3 साल की उम्र तक माँ बाप को पकड़ लेना चाहिए कि बच्चा नहीं सुन रहा है, और अगर 2-3 साल की उम्र तक उसमें इंटरवेंशन हो जाता है, उसमें हम दखल दे देते हैं, तो उसके परिणाम आज की वैज्ञानिक पद्धति से बहुत सुंदर है हमारे पास। ये एक रेवोल्यूशन, ये एक चमत्कार, जो क्रांति आई हमारे ईएनटी में, ईयर में, दैट वाज कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट ऑस्ट्रेलिया में इजाद हुआ, और सौभाग्य से जयपुर तक में वो, हिंदुस्तान में सब जगह हो रहा है, जयपुर में भी 2-3 सेंटर्स में हो रहा है। एक ही उसकी एक सीमा है कि उसमें वो महंगा बहुत है, लगभग 10 लाख रुपए का उपचार होता है वो। लेकिन बात चल रही है अभी हमारी एसोसिएशन की सरकार से कि जो उस पर कॉकलियर इम्प्लांट हम लोग जो आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसकी ड्यूटी कम कर दी जाए। लेकिन फिर भी उसके उपरांत भी जो बीमारी लाइलाज थी आज से 5 साल पहले, उसका पूरा इलाज है, और वो सामान्य बच्चा, सामान्य व्यक्ति के जैसा जीवन जीता है। चमत्कार से कम नहीं है मेरी दृष्टि में। जैसे आपने कहा कि भाई 2-3 साल की उम्र तक तो माँ बाप को पता ही चल जाना चाहिए, क्योंकि आप आवाज दे रहे हैं और बच्चा नहीं सुन रहा, कुछ गाड़ी आ रही है, कुछ और शोर हो रहा है और बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, तो हमें ये पता चल ही जाएगा। माँ बाप को जब ये पता चल जाता है तो कई बार वो पहले घरेलू नुस्खे अपनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, पर हमारे यहाँ अक्सर ये होता है। तो ऐसे आप पेरेंट्स के लिए क्या कहते हैं कि भाई पहले अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाएं या सीधे बड़े अस्पताल में पहुंचे? घरेलू नुस्खे तो इट्स अ नो, उसको तो कोई कारण नहीं है कि उसको आप काम में लें। लहसुन डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। मैंने दुर्भाग्य से अपनी रेजिडेंसी में, जब मैं पढ़ाई करता था, मैंने एक बच्चे को मरते हुए देखा है, क्योंकि उसके कान में कुछ कीड़ा चला गया था। घर वालों ने गर्म करके तेल डाल दिया, उसका पर्दा गल गया और बेचारे के दिमाग में पस चला गया, वो बच्चा समाप्त हो गया। तो कान एक अंधी गुफा है जिसके अंदर हमें 15 साल की ट्रेनिंग के बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हम उसमें छेड़खानी करें। कृपा करके उसमें कम से कम माँ बाप तो उसमें इंटरवीन ना करें तो ही उचित रहेगा। छोटे बच्चों के कान में अक्सर मतलब जैसे आपने कहा कि भाई चलिए गरम तेल ना सही, लेकिन माँ बाप अक्सर अदरवाइज तेल डाल देते हैं, या बहुत जो छोटा बच्चा होता है उसका एयरबड से कान वगैरह साफ करते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं?
बिल्कुल नहीं करना चाहिए अनु जी। कान के साथ छेड़खानी किसी भी तरह से उचित नहीं है। कान एक इतना संरचना के हिसाब से एनाटॉमिकली एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मैंने जैसा आपको अर्ज किया कि हमें कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद में जाकर के हम हाथ लगा पाते हैं, तो कान से छेड़खानी तो उचित नहीं है। अगर कोई भी आपको संशय है कि आपको कान में बच्चे को दर्द हो रहा है या उसे कोई कान के अंदर आपको कुछ करना है, तो आप ऑलवेज ईएनटी सर्जन आर अवेलेबल फॉर दैट। जैसे आपने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो एक एक्वायर्ड डेफनेस होती है जो बचपन से नहीं होती, जिसमें कान बहने से होती है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। वो एक दुर्भाग्य से तृतीय दुनिया के देश हैं, हम लोग गरीब देश हैं, तो जो गरीब तबका है उसके अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है अनु जी। और वो उसका एकमात्र कारण है साफ सफाई ना रखना, पुअर सैनिटेशन। नहीं, पुअर सैनिटेशन कान की या शरीर की? सामान्यतः आप मक्खियों के बीच में बैठे हैं और खाना अशुद्ध खा रहे हैं और एक बार कान में पस पड़ रहा है तो उसके बाद में डॉक्टर के पास जा नहीं रहे हैं, तो वही पस जो धीरे धीरे वो पस कान के अंदर पस जो बनता है वो बनता है नाक की वजह से, जुकाम की वजह से। अब जिस व्यक्ति को कान में पस आना शुरू हुआ, जैसे बच्चे को, तो उसको तुरंत ईएनटी सर्जन की हेल्प मिल जानी चाहिए। तो वो प्राथमिक उपचार यदि उस घटना का हो जाए तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। डॉक्टर साहब, कान में पस का कैसे पता चले और उसका फिर क्या इलाज हो, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यू मी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानकारी ले रहे हैं कान और उसकी बीमारियों के बारे में डॉक्टर रत्नू से। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे कि कान में पस पड़ने से बाद में बहरापन भी हो जाता है और उससे और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये कान में पस का कैसे पता चले और ये कैसे पड़ती है? कान में पस तो कान में से पस बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा। तो वो उस वक्त एक ईएनटी सर्जन की सलाह लेनी चाहिए कि आगे क्या करना है, और प्राथमिक उपचार बिल्कुल उसको ठीक कर सकता है। अब गरीब तबके के जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोग हैं वो लापरवाही करते हैं और वो पस को नज़रअंदाज करते हैं, चूंकि दुर्भाग्य से कान में पस निकलते वक्त वो पीड़ा नहीं करता है। अच्छा। तो जब दर्द नहीं होता है तो उसको कोई बीमारी नहीं माना जाता और पस निकलता रहता है, वर्षों तक पस निकलता रहता है। और पस निकलने का मौलिक कारण होता है बैक्टीरिया, कीटाणु। तो कीटाणु जब इतने वर्षों तक हड्डी के अंदर रहेंगे तो वो उस हड्डी को गलाना शुरू कर देते हैं और उसमें एक कैंसर नुमा एक सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसको हम कोलेस्टिटोमा कहते हैं। कोलेस्टिटोमा बहुत ही खराब बीमारी है, भयंकर दुर्गंध आती है, कोई उस बच्चे के पास जाता नहीं है, वो बच्चा मानसिक रूप से भी रुग्ण होने लगता है, सुनाई देना तो उसकी क्षमता खत्म हो ही जाती है। और यदि उसको और कई महीनों तक उसको अगर उपेक्षित किया जाए तो उसकी मवाद दिमाग में भी जा सकती है और बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इससे बचा कैसे जाए? प्राथमिक उपचार ही इसका बचाव है। जैसे ही जुकाम होकर के कान का पर्दा फट के बच्चे के मवाद आती है तो ईएनटी सर्जन के पास जाएं, 1-2 कोर्स मेडिसिन के आपको देंगे, वो ठीक हो जाएंगे आप। तो कान का पर्दा दोबारा जुड़ जाता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद जो ब्रीच होता है पर्दे के अंदर, वो अगर हम सम्यक ट्रीटमेंट उसे दे दें बच्चे को और पानी से बचाव रखें कान का, तो वो हील हो जाता है, वो जो पर्दे में छेद है वो भर जाता है। जब ये प्रक्रिया कई महीनों तक चलती रहती है तब वो जो छेद है वो स्थायी हो जाता है और फिर उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशंस करने पड़ते हैं हमें। और कौन से कॉमन कान के इन्फेक्शन है जो आपके पास आते हैं? जो इन्फेक्शन जिसके बारे में इवन डॉक्टर्स को नहीं पता है और हम कई सेमिनार्स भी करते हैं कि आगे उन्हें शिक्षित किया जा सके इसके बारे में, वो है सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, यानी जुकाम के फलस्वरूप कान में पस न पड़ के कान के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आपने कभी तैराकी करी हो तो या किसी तैराक से मिले हो तो जैसे ही हम पानी में डुबकी लगाते हैं हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाटर इज अ पुअर कंडक्शन मीडियम ऑफ साउंड। ठीक इसी तरह से जब पर्दे के पीछे जब पानी इकट्ठा होता है तो व्यक्ति को, बच्चे को सुनाई देना कम हो जाता है। अब बच्चा तो बच्चा है, वो उसके प्रति इतना संवेदनशील नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया था कि माँ बाप को अपनी संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी कि बच्चा टीवी बहुत तेज करके सुन रहा है, जैसे पहले 30 वॉल्यूम पे सुनता था अब 60 पे सुनने लगा है। एक कोई चेंज आया उसके पैटर्न में। और जुकाम से भी ठीक हुआ है या उसको जुकाम जी है, और वो सूना हो जाएगा बच्चा, जिसे अपन मारवाड़ी में कहते हैं। थोड़ा सा वो बच्चा जगत से कटा कटा सा रहेगा क्योंकि उससे जो बैकग्राउंड नॉइजेज हैं जो उस संसार से हमें जोड़े रखती हैं, कोई हॉर्न बज रहा है, बाहर स्कूटर जा रहा है, बाहर कोई शोर हो रहा है, वो उससे उसके पास नहीं पहुंच रही हैं। तो वो अंतर्मुखी सा हो जाएगा बच्चा। और उस अंतर्मुखी व्यक्तित्व को हम पहचाने तो वो माँ बाप का ही फर्ज है। वो तो
ये जो बीमारी है सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, ये छद्म रूप में आती है, ये प्रकट नहीं होती जी। है, इसलिए इसका जो रियल नुकसान है वो साल या 2 साल के बाद हमें पता चलता है कि वो पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा होता होता वो पानी उस पर्दे को नीचे खींच लेता है। तो उस पर्दे की जो मोबिलिटी है, जिसकी वजह से कि ध्वनि की वो तरंगे आगे प्रेषित करता है, वो खत्म हो जाता है। और इसी पर्दे की नाश के फलस्वरूप आगे वो कोलेस्टेटोमा, जो मैंने आपको कैंसरस ग्रोथ बताई थी, वो भी उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है कोलेस्टेटोमा और डेफनेस का, जिसके बारे में इवन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो बच्चे की सुनने की त्वरा के प्रति आप माँ बाप जो हैं उनको बहुत अटेंटिव रहना चाहिए, उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। और बड़े आदमी को भी जब जुकाम हो तो वो इन बातों का ध्यान रखे। हो जाता है, पर बड़े तो आ जाते हैं क्योंकि वो तुलना कर लेते हैं कि हमें पहले अच्छा सुनाई देता था, अब अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम है। बच्चा अपनी मदद खुद नहीं कर पाता है। बुजुर्गों में भी उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते सुनना कम हो जाता है, क्या ये सभी में होता है या आपकी जीवन शैली पर निर्भर है? जीवन शैली पर ज्यादा निर्भर नहीं है, कम से कम जो पहले से अब बुजुर्ग हुए उनके तो नहीं था। अब जो लड़के डिस्को में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं, डेफिनेटली उनके कानों को बहुत नुकसान होने वाला है। औसतन एक जवान बच्चा मेरे पास हर महीने आता है जो कि डिस्कोज में और शादियों में बैंड बाजों से सुन के टोटल डेफनेस, एक कान सडन डेफनेस में चला गया, एंड देयर इज, उसकी कोई मेडिकल थेरेपी नहीं है। और जिम्स के अंदर इन लोगों ने इतने हाई वॉल्यूम पे ये लोग सुनते हैं, दैट सटल डैमेज, जिसको नॉइज पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण एक एस्टेब्लिश्ड पोल्यूशन है, उतना ही खतरनाक जितना कि वायु प्रदूषण है। मतलब एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में तो हम ज्यादा सोचते हैं और इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नॉइज पोल्यूशन के प्रति हम संवेदनशील नहीं है, और उसका परिणाम ये है कि छोटे छोटे बच्चे, जवान 20-20, 22-22 साल के बच्चे बहरे हो रहे हैं, और वो कितनी बड़ी विकलांगता है उनकी कि उनका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ और बेचारे वो एक कान खो बैठे हैं। और हम यूं भी नहीं कह सकते कि चलो भगवान की मर्जी, हम क्या करें। नहीं, ये एक्वायर्ड डेफनेस है, ये इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारी सभ्यता जिम्मेदार है, हमारा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुसरण जो है वो जिम्मेदार है। अच्छा, मैं आपसे नॉइज पोल्यूशन के बारे में काफी डिटेल लूंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग बुजुर्गों के बहरेपन के बारे में बात कर रहे थे। 60-65 तक थोड़ा थोड़ा उनको सुनना कम हो जाता है। एक तो सोच ये भी कि चलिए अच्छा है, कम हो गया, ज्यादा सुन के क्या करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उनकी भी जिंदगी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए वो जमाने गए कि भाई आप 60 साल के हो गए तो अब तो घर बैठना है। हमारे बुजुर्ग भी उतने ही एक्टिव हैं, जिंदगी के हर एक पहलू में जाके आगे हिस्सा ले रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देते हैं? जैसे आंख में मोतियाबिंद पकता है, वैसे ही उम्र के साथ कान की नस भी शिथिल होती जाती है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, जैविक सत्य है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित हो, लेकिन आमतौर पर 30 से 40% बुजुर्ग लोग इस बात से प्रभावित होते हैं। और उसके 2 मार्ग हैं हमारे पास में, एक तो दवाइयाँ हैं और एक हियरिंग एड्स हैं, जो सुनने के श्रवण यंत्र होते हैं। दवाइयाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी की, कुछ चाइनीज हर्ब्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और हियरिंग एड के अंदर पिछले 20 सालों में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है। डिजिटल एनालॉग हियरिंग एड्स आए हैं, जो पहले जो तार बांध के और यहाँ पे एक डिबिया सी लेके घूमते रहते थे बेचारे, और अल्टीमेटली दुखी होकर उसको फेंक देते थे, वो सब बदल गया है। अब इन द कैनाल हियरिंग एड का डेवलपमेंट है, ये बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हियरिंग एड के बारे में मेरे पास 2-1 प्रश्न और हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, हियरिंग एड जैसे आपने कहा कि भाई एक बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि लोग आंखें कमज़ोर हैं तो चश्मा लगाने में तो नहीं झिझकते, लेकिन अगर सुनना कमज़ोर है तो हियरिंग एड लगाने में बहुत झिझकते हैं। ऐसा क्यों है? इसके मतलब हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि बड़ा एक नॉर्मल पार्ट है हमारा? एक तो सामाजिक परसेप्शन, सोशल परसेप्शन जो है वो कि यार तू बहरा हो गया, हम किसी वो दिखना भी तो कम हो गया, ये तो उम्र का तकाजा है। सोशल परसेप्शन का क्या करिएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई विवेक नहीं है, वो है। एक तो ये कारण है। दूसरा उसका कारण ये है कि वाकई उस हियरिंग एड का जो विज्ञान है वो बहुत विकसित नहीं है। चाहे हमने आज डिजिटल एनालॉग हियरिंग एड्स भी विकसित किए हैं, तो भी उसमें एक रिवर्बरेशन की प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं आपको अर्ज करूं, हियरिंग एड परमात्मा का बनाया हुआ कान नहीं है, वो एक एम्पलीफायर है, बहुत सोफिस्टिकेटेड एम्पलीफायर है, बट अंततोगत्वा वो एक एम्पलीफायर है, हर आवाज को एम्पलीफाई करेगा। बिल्कुल। तो जो हमारे कान के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की पावर है, जो विवेचना करता है हमारा कान
कि उसे पीछे पंखे की आवाज को धीरे कर देता है, आपकी आवाज सुननी हो तो तेज कर देता है। ये जो चमत्कार हमारे कान में घटता है वो हियरिंग एड में नहीं घटता क्योंकि है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि जी वो लगाते ही वो सीटी सी बजने लग जाती कान में। वो घूं घूं जो ज्यादा, या मैं फोन सुनना चाहता हूँ या मैं टीवी देखना चाहता हूँ पर उसके साथ मुझे पंखे की आवाज भी आती है, तो वो एक उनका पाखंड नहीं है, वो वाकई बेचारे परेशान हैं। उस पर बहुत रिसर्च हो रही है इस वक्त, और अभी डिजिटल हियरिंग एड ने काफी हद तक इस पर विजय पाई है। मेरी अपनी धारणा ये है कि अगर सीवियर डेफनेस का पेशेंट है, बुजुर्ग आदमी हैं जिनको सीवियर डेफनेस है, उनकी सर्विसेबल हियरिंग भी नहीं है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों चिल्ला चिल्ला के उनसे बात करनी पड़ रही है, तो वो अपना नुकसान कर बैठेंगे, कभी सड़क पे जा रहे हैं तो हॉर्न नहीं सुनाई देगा, तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली हियरिंग एड लगाना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं नॉइज पोल्यूशन और कान की देखभाल पे। पहले कान की देखभाल पे, कान की देखभाल कैसे की जाए? क्योंकि देखिए एक बड़ी टेम्पटेशन होती है कि कान साफ किया जाए, ये सब में होती है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कान के अंदर जब मैल का जो बनना है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है कान का, सीबम जो बनता है, और प्रकृति ही उसको साफ कर देती है। अब हम ईयरबड काम में ले रहे हैं सज्जन अपने कान में खुजली करने के लिए, मजे करने के लिए, और उस जो सीबम प्रकृति बाहर फेंक रही है उसको हम वापस अंदर धकेल देते हैं, और कालांतर में वो इकट्ठा होकर के वो अच्छा खासा एक लंप बन जाता है, और वो उसको निकालने में बड़ा कष्ट होता है डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। ईयरबड काम में लिया जा सकता है अगर कान का रास्ता आपका चौड़ा है, 15 या 20 दिन में एक बार अपने कान को आप उससे थोड़ा सा ले लें, और वो भी बाहर बाहर करें, आनंद के लिए नहीं करें कि आपको उसमें मजा आ रहा है, दैट इज अ लिटिल। लेकिन एक हमारे यहाँ सच्चाई ये भी है कि ईयरबड का इस्तेमाल तो बहुत कम होता है। पेन, कानों बालों की पिन, और कुछ नहीं तो कोई तिनका ही उठा के कान में करने लग तो जाएंगे। बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा है कि हाँ, कान वो नाक में उंगली कान में तिनका मत कर मत कर मत कर, तो वो बड़ी रोबस्ट विजडम है वो। उसको मैं तो कई बार अपने मरीजों को भी सुना देता हूँ कि यार वो उसको और कुछ नहीं तो उसी बात से समझ लो। नहीं, मेटेलिक चीज हम कान में नहीं डाल सकते, क्योंकि मेटेलिक धातु की किसी भी चीज से अगर हम कान में कोई इंजरी कर बैठते हैं, कोई चोट लगा बैठते हैं, तो टेटेनस होने का डर रहता है। और कान इतना संवेदनशील अंग है हमारे शरीर का, उसकी चमड़ी इतनी नाजुक है, कृपा करके उसमें धातु की कोई चीज ना डालें। अगर गलती से बच्चे के कान में कुछ चला जाता है, बच्चे खेलते खेलते कभी रबड़ का टुकड़ा, कभी कोई छोटी सी मोती से कुछ बना रहे हैं वो डाल लेते हैं, तो उस समय माँ बाप को क्या करना चाहिए? तुरंत ईएनटी सर्जन के पास जाना चाहिए, उसको निकलवा लेना चाहिए। चाहे सामने दिख भी रहा हो? उसको नहीं निकाल सकते हैं, वो उल्टा उसको पुश कर देंगे और उल्टा पर्दा फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा बच्चे का। खासतौर से अगर गोल स्फीयर है वो, तो उसको नहीं निकाल सकते। जो इंस्ट्रूमेंट जिनसे हमारी शिक्षा होती है उसको निकालने की, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। वो लाइटिंग चाहिए होती है, वो एंगल चाहिए होता है जहाँ से वो निकाला जाए, उसमें छेड़खानी। इवन डॉक्टर्स हमारे पास रेफर कर देते हैं कि आप किसी ईएनटी सर्जन से निकालें। कोई छेड़खानी नहीं करता। डॉक्टर साहब, अब हम लोग बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की। एक तो रही भी, आपने जैसे बताया कि भी डिस्को में ऊंची आवाज़ में सुन सुन के गाने कान खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल 100% डेफनेस हो रही है। आज के दिन हर किसी को ही, मैं युवाओं को सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगी कि कान में गाने लगा लिए और बस हर काम उसके साथ ही हो रहा है। ये जो हम लोग एयरफोन्स लगाते हैं, ये अगर लो वॉल्यूम पे भी हैं तो भी डैमेज करते हैं? नहीं, लो वॉल्यूम पे ईयरफोन्स डैमेज नहीं करते हैं। आपका मनोरंजन आप कर सकते हैं, अगर आप हल्के मन से काम करना चाहें तो उसमें वो संगीत आपकी सहायता करेगा। लो वॉल्यूम क्या है? लो वॉल्यूम वो है जो आपको कर्णप्रिय लगे, और कर्णप्रिय हेडफोन से अंदाजा नहीं होगा, वो अंदाजा होगा बाहर जो आपको सुनाई देता है उससे। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम है उसमें 10 या 15 का वॉल्यूम उसका मैक्सिमम वॉल्यूम, फिर 40-45 पर अगर आप बजाएंगे उसको तो फिर वो हानिकारक होगा। पर सी अपने आप में ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनना नुकसानदायक नहीं है। नुकसान म्यूजिक वो करता है जो अमुक डेसिबल लेवल से ऊपर जाता है, वो आप नहीं पता लगा सकते कि कितने डेसिबल लेवल का है। जिस जगह आपके कान के पर्दे को कंपन शुरू हो जाए, कान के अंदर आपको खुजली सी होने लगे और कान में दर्द शुरू हो जाए, वो डेफिनेटली वो जो ध्वनि का लेवल है वो आपको नुकसान कर रहा है। डॉक्टर साहब, शादियों वगैरह में तो देखिए जाना पड़ता है, और नहीं तो कभी महीने में एक आधी बार जाना पड़ता है, और वहां जाके हम किसी को कह नहीं सकते कि भाई इसकी वॉल्यूम कम कर दो। वो आप कानों में रुई का एक गोला रखें और अपने कानों को बचा लें आप। अच्छा। और उसका कोई रास्ता नहीं है। ईयरबड्स ईयर प्लग्स यूज करें जो स्विमिंग के अंदर काम में लिए जाते हैं जी, और अपने कान की सुरक्षा कर लें, और कोई रास्ता नहीं। नहाते हुए अगर कान में पानी चला जाए तो जैसे आपने कहा कि एक बंद बंद सा महसूस होना शुरू हो जाता है, उसका क्या इलाज है? नहाते वक्त कान में पानी प्रत्येक व्यक्ति के संसार में जाता है और अपने आप बाहर निकल जाता है, उसमें आपको छेड़खानी की जरूरत नहीं है। 2-1 दिन अगर वो फीलिंग रहती है कि कान में पानी भरा, तो वो हुआ ये है कि कान में मैल पहले से था, उसके पीछे पानी जाके वो अटक गया है, वहां पर वो बांध की तरह काम कर रहा है, और आपको ईएनटी सर्जन के पास जाकर के उसकी सफाई करानी पड़ेगी। अपने नाक, कान और गले का बड़ा गहरा संबंध है,
और खास करके जब भी गला खराब होता है तो कान में ज़रूर दर्द होता है, तो उसका इलाज हम गले का ही करें या कान का करें? वो तो ईएनटी सर्जन करेगा, बट ये पाश्चात्य विज्ञान की देन है हमें कि उन्होंने इतनी रिसर्च करी, इतने शोध किया कि ईयर, नोज एंड थ्रोट को उन्होंने एक ब्रांच की तरह रखा, एक ही ब्रांच कॉन्ग्लोमरेट कर दी उन्होंने, क्योंकि ईएनटी ब्रांच जो है वो तीनों की बीमारियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और इसमें जो की एरिया है वो है नाक। नाक की बीमारी से कान प्रभावित होगा और नाक की ही बीमारी से गला भी प्रभावित होगा। तो यदि हम अपने नाक का ध्यान रखेंगे, जुकाम इत्यादि का, तो हमारे कान, गला, नाक तीनों सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, कई बार लोग छींक मारते हैं, कई लोग तो जोर से मार लेते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को दबा जाते हैं, तो कोई कहता है तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कान का जो प्रेशर है वो नाक में ही जनरेट होता है। नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं जी। और वो कान का जो हवा का दबाव है उसको एक अमुक अमाउंट पर बनाकर रखती है। आप जब हवाई जहाज से डिसेंट कर रहे होते हैं या कभी पहाड़ों पे जाते हैं तो जो कान में दबाव आपको महसूस होता है वो उस वातावरण के वायु दबाव और कान के जो वायु दबाव में जो भेद आ जाता है उसकी वजह से महसूस होता है। जी। जैसे ही आप कुछ निगलते हैं तो कट की आवाज होती है और वो प्रेशर बराबर हो जाता है और वो आपकी फीलिंग चली जाती है। अब आपने छींक आई और छींक आपने दबा दी तो वो जो हवा जो निकलनी थी नाकों से, मुंह से, वो निकल के नहीं दबानी चाहिए। छींक नहीं दबानी चाहिए। वो असभ्य तो लगता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा सेहत के लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रत्नू। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए UMH, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और भेज दीजिए 56000606 पर। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले हफ्ते हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।